नमस्कार मित्रों, मैं पराग मेहता, पॉलिटिकल एनालिसिस एपोलॉजिस्ट। आज आपके साथ इस वीडियो द्वारा मोदी भगाओ योगी बचाओ, ये जो एक तरह की साइलेंट मूवमेंट यूपी के अंदर चल रही थी, इस बारे में हम बात करेंगे। साथ ही साथ में आने वाले भविष्य में क्या यूपी के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक भूकंप आ सकता है, क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के पद से हटा दिया जाएगा, AK शर्मा कौन है, आखिरकार क्यों इनको स्पेशली दिल्ली से यूपी भेजा गया, क्या बीजेपी यूपी के अंदर AK शर्मा के ऊपर कोई नया राजनीतिक दांव खेलने की तैयारी में है, इसी के ऊपर हम बात करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, कृपया इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, आपके ढेर सारे प्यार की बहुत जरूरत है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपसे यही पूछता हूं, क्या आपने योगी आदित्यनाथ को इस पूरे लोकसभा चुनाव में एकदम एक्टिव मोड पे चुनाव का प्रचार करते हुए देखा था? मेरा मतलब है कि जिस तर्ज पर अमित शाह जो प्रचार कर रहे थे, जिस प्रकार से वो रैलियां कर रहे थे, सभाएं कर रहे थे, चैनल्स को जो मैराथन इंटरव्यूज दे रहे थे, उस तर्ज पर क्या आपने योगी आदित्यनाथ को इतना एक्टिव मोड पे देखा? ध्यान दीजिए, मैं सिर्फ अमित शाह के साथ इनका कंपैरिजन कर रहा हूं। वो इसके लिए कि अगर आप देश में एक रेफरेंडम करा लो, एक जनमत करा लो कि अगर नरेंद्र मोदी के बाद आप किसे प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हो, तो जो सबसे पहली पसंद होगी वो योगी आदित्यनाथ के ऊपर रहेगी। इन सारी घटनाओं की अगर हम बात करें तो सबसे पहली घटना, योगी आदित्यनाथ अपने कुछ उम्मीदवारों की लिस्ट, जिससे वो उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़वाना चाहते थे, उस लिस्ट को उन्होंने केंद्र के पास भेजी थी, लेकिन केंद्र ने वो लिस्ट को रिजेक्ट कर दिया। इस बार जो यूपी के अंदर कैंडिडेट सिलेक्शन प्रोसेस हुई थी, उसके अंदर राज्य का कम, केंद्र का इन्वॉल्वमेंट ज्यादा देखा गया था, जिस वजह से यहाँ का जो कैडर था वो काफी नाराज था। वो इस प्रकार से कि जिन लोगों को केंद्र ने सिलेक्ट किया था बतौर उम्मीदवार के रूप में, उनके प्रति यूपी के अंदर पहले से ही काफी सारी नाराजगियां थी। दूसरी घटना की बात करते हैं। अरविंद केजरीवाल जब जेल से छूट के आने के बाद में एक बड़ी राजनीतिक भविष्यवाणी करते। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के CM पद से हटा दिया जाएगा। इसके ऊपर अमित शाह ने सिर्फ इतना ही स्पष्टीकरण दिया कि मोदी जी कहीं जाने वाले नहीं है, वो अपना कार्यकाल पूरा करेंगे, लेकिन योगी आदित्यनाथ के बारे में कोई टिप्पणी नहीं करते। मोदी जी के लिए तो कहा कि मोदी जी पे 75 साल वाला लागू नहीं होगा, लेकिन एक भी नेता ने ये नहीं कहा कि योगी जी को नहीं हटाया जाएगा। ना ही अमित शाह कहते, ना ही बीजेपी के कोई नेता योगी आदित्यनाथ के बारे में कुछ बोलते। इस वजह से विपक्ष ने इस मुद्दे को और तेजी से उठाया। तीसरी घटना की बात करते हैं। बृजभूषण शरण सिंह, ये यूपी के 6 बार के सांसद रहे हुए, सांसद के साथ साथ में यूपी के अंदर एक दबंग नेता की पहचान रखते हैं। इनकी दबंग है के चर्चे की अगर मैं बात करूं तो वो महाराष्ट्र तक भी फेमस है। वो इस प्रकार से कि जब राज ठाकरे ने अनाउंस किया था कि वो अयोध्या जाएंगे, तो यही नेताजी थे जिन्होंने इनका विरोध किया था और उन्होंने कहा था कि राज ठाकरे को अयोध्या में घुसने नहीं देंगे। राज ठाकरे कोई बहुत बड़े नेता नहीं है, वो तो एक मामूली चूहा है। राज ठाकरे दबंग उबंग नहीं है, चूहा है, चूहा है। तो इस प्रकार से इनके जो दबंग है के चर्चे थे वो महाराष्ट्र में भी काफी फेमस हुए थे। बृजभूषण सिंह सांसद के साथ साथ में भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष भी थे, लेकिन बतौर इनका जो अध्यक्ष कार्यकाल था वो काफी कंट्रोवर्शियल रहा। कुछ समय पहले कुछ महिला कुश्ती प्लेयर्स ने इनके ऊपर सेक्सुअल हैरेसमेंट का आरोप लगाया था, जिस वजह से इनका अध्यक्ष पद तो गया ही गया, लेकिन साथ में यूपी के अंदर इनका टिकट भी कटा। लेकिन यूपी की राजनीति के अंदर ये काफी प्रभाव रखने की वजह से इनके बदले इनके लड़के करण भूषण सिंह को टिकट दिया गया। अपने बेटे के प्रचार के दौरान इन्होंने एक विवादित बयान दिया। उन्होंने वहां बैठे AK शर्मा, नाम याद रखिएगा, अरविंद कुमार शर्मा, इनको उन्होंने उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री अरविंद कुमार शर्मा का स्वागत करते इस प्रकार उनको संबोधित किया। जो करण भूषण सिंह को अपना आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय AK शर्मा जी का स्वागत और अभिनंदन करता हूं। इस बयान की वजह से यूपी में काफी सारी चर्चा हुई। बाद में नेताजी ने स्पष्टीकरण दिया कि जबान फिसलने के कारण उनके मुंह से यह निकल गया, लेकिन जबान फिसल जाए इस टाइप के ये नेता नहीं है। अब हम बात करते हैं AK शर्मा के बारे में, यानी अरविंद कुमार शर्मा। अरविंद कुमार शर्मा ये नाम है जो पिछले 3 साल से यूपी के अंदर एक चर्चा का केंद्र बना हुआ है। अरविंद कुमार शर्मा 1988 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर हैं। बतौर SDM के रूप में ये भावनगर के पालीताना से अपना कार्यकाल शुरू करते, आगे चलकर ये वडोदरा के DDO भी बनते हैं। इनकी लाइफ का जो सबसे पहला टर्निंग पॉइंट तब आया
जब मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री बनते तब ये गुजरात सरकार के सचिव के रूप में नियुक्त होते हैं। यहीं से मोदी जी और ए के शर्मा की जर्नी शुरू होती है। गुजरात के काफी सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स जैसे ढोलेरा SIR, वाइब्रेंट गुजरात, BRTS, यहाँ तक कि गुजरात को जो ऑटोमोबाइल हब बनाया, इन सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में ए के शर्मा का जो योगदान था वो काफी महत्वपूर्ण था। इनकी लाइफ का दूसरा टर्निंग पॉइंट तब आया जब मोदी जी प्रधानमंत्री बनते तो मोदी जी अपने साथ इनको दिल्ली ले चलते और PMO के अंदर इनको ज्वाइंट सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त करते। आगे चलकर ये एडिशनल सेक्रेटरी भी बनते और साथ साथ में काफी इंपॉर्टेंट मंत्रालय जैसे कि रेलवे, रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट, कोल माइनिंग, फॉरेस्ट, एनवायरमेंट, इन सारे मंत्रालयों का भी कामकाज वो देख रहे थे। यहाँ पर भी उन्होंने जो देश के इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स थे जैसे स्टार्टअप इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर, ये सारे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में इनका योगदान काफी बड़ा था, जिस वजह से ये नरेंद्र मोदी के काफी विश्वासु लोगों में से एक माने जाते थे। इनकी लाइफ का जो तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट जनवरी 2021 में आता है जब ये अपने कार्यकाल के 18 महीने पहले ही VRS लेके रिटायरमेंट ले लेते और कुछ ही दिनों में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते। विधान परिषद के सदस्य बनकर ये यूपी से अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत करते हैं। बाद में 6 महीने के अंदर ही यानी कि जून 2021 के अंदर उत्तर प्रदेश के ये उपाध्यक्ष बनते। ध्यान दीजिएगा ये जो टाइमलाइन है, जनवरी 2021 के अंदर VRS ले लेते, बाद में बीजेपी ज्वाइन करते, विधान परिषद से यूपी से राजनीति शुरुआत करते और 6 महीने के अंदर ही यूपी के उपाध्यक्ष बनते। इस वजह से यूपी के अंदर एक चर्चा का माहौल हो गया कि शायद मोदी जी ने ही ए के शर्मा को स्पेशली दिल्ली से यूपी के अंदर योगी सरकार के ऊपर निगरानी रखने के लिए भेजा हुआ है। इसी वक्त यहाँ के एक पूर्व सांसद हरिनारायण राजभर, इन्होंने एक विवादित बयान दिया। भविष्य में आने वाले वक्त में हमारे प्रदेश के शर्मा जी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ए के शर्मा को वो उत्तर प्रदेश के भावी मुख्यमंत्री के रूप में देख रहे हैं, जिस वजह से यूपी के अंदर एक काफी चर्चा का माहौल बन गया था। मार्च 2022 के अंदर योगी आदित्यनाथ दूसरी बार मुख्यमंत्री बनते और जब अपना कैबिनेट डिक्लेयर करते तो कैबिनेट के अंदर ए के शर्मा को भी शामिल किया जाता है और उनको एनर्जी और अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर जैसा इंपॉर्टेंट मंत्रालय का पदभार भी सौंपा जाता है। तभी से ए के शर्मा का जो नाम है यूपी के अंदर काफी चर्चा में रहा। इन सब में अगर साइकोलॉजिकल सोचा जाए तो गौर करने वाली बात यह है, जब जब ए के शर्मा का नाम मुख्यमंत्री रूप में दिया गया तब वो वहां स्टेज पर मौजूद थे और जैसे उन्होंने इस अभिवादन का स्वीकार किया हो ऐसे हाथ जोड़कर अपनी पॉजिटिविटी के साथ में बॉडी लैंग्वेज जो है वो दिखा रहे थे। इन सारी घटनाओं को अगर हम एक साथ जोड़कर देखें तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ ने जो उम्मीदवारों की लिस्ट केंद्र को भेजी थी उसको रिजेक्ट करना, उसके साथ साथ में अरविंद केजरीवाल का मुख्यमंत्री बदलने वाला बयान, साथ में बृजभूषण सिंह का ए के शर्मा को यशस्वी मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट करना, साथ ही साथ में पहले से यानी कि 2 साल पहले से ही ए के शर्मा का नाम यूपी में चर्चा में रहने की वजह से जो यहाँ का कार्यकर्ता था वो काफी इनसिक्योर फील कर रहा था। और खास कर जो इस बार का यूपी का चुनाव था वो राज्य का कम केंद्र यानी कि मोदी और शाह के नेतृत्व में ज्यादा लड़ा गया था। कहीं आगे चलकर अगर मोदी जी बहुमत से चुनाव जीत गए तो क्या योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री के रूप में हटा देंगे? ये इनसिक्योरिटी की भावना की वजह से यूपी चुनाव के अंदर इस बार जो योगी समर्थक थे या तो वहां का जो लोकल कार्यकर्ता थे उन्होंने अपने आप को थोड़ा सा अलग रखा और अपनी एक्टिवनेस नहीं दिखाई, जिसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ये भी एक वजह हो सकती है कि यूपी के अंदर जो बीजेपी को भारी नुकसान हुआ उसमें से जो सबसे पहली वजह थी कि सपा और कांग्रेस का जो पीडीए यानी कि पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, इन तीनों का फॉर्मूला बनाकर जो उन्होंने समीकरण जोड़ा था, इन समीकरण की वजह से बीजेपी को नुकसान तो हुआ ही हुआ था, लेकिन साथ साथ में यहाँ का जो लोकल कार्यकर्ता था उन्होंने भी अपने आप को ज्यादा एक्टिव नहीं रखने की वजह से बीजेपी को यहाँ पर नुकसान झेलना पड़ा। इसका एक और प्रमाण पत्र तब मिलता है कि जब चुनाव के बाद में दिल्ली के अंदर सेंट्रल हॉल में एनडीए की मीटिंग होती है। उस मीटिंग के अंदर योगी आदित्यनाथ का चेहरा अगर आपने पढ़ने की कोशिश की होती तो उस चेहरे के ऊपर हार की सिकत, साथ साथ में केंद्र के प्रति जो नाराजगी थी वो साफ देखी जा रही थी। अगर आपने इस वीडियो को अगर ध्यान से देखा होगा तो आपने भी एक बात नोटिस की होगी कि जैसे योगी आदित्यनाथ मोदी जी से मिलने पहुंचते और उनको बुके देते, मोदी जी उनसे बुके लेते, बुके लेने के बाद में उनकी पीठ थपथपाते ही वो अपना कंसंट्रेशन योगी आदित्यनाथ से इमीडिएटली हटाकर दूसरे की तरफ देते। ये बात को योगी आदित्यनाथ भी अच्छे से नोटिस करते।
अगर चाहते तो मोदी जी वहां पर योगी आदित्यनाथ से कुछ पल बात भी कर सकते थे, लेकिन मोदी जी ने इमीडिएटली अपना कंसंट्रेशन उनसे हटाकर दूसरी तरफ देखने लगे। इस बात को योगी आदित्यनाथ भी समझ गए और योगी जी भी वहां से इमीडिएटली चले गए। ये सारी बातों को अगर साइकोलॉजिकल सोचे तो ये बात का प्रमाण जरूर मिलता है कि सही में योगी आदित्यनाथ और केंद्र के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। इन सारी घटनाओं को मिलाकर अगर मैं अपना आकलन दूं तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले भविष्य के अंदर यूपी के अंदर कोई बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो सकता है। वो इस प्रकार से कि एक तो बीजेपी की एक्सपेक्टेशन से विपरीत परिणाम आना, दूसरा चुनाव के बाद में आरएसएस का बीजेपी के प्रति जो बयान दिया उस वजह से, क्योंकि कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि आरएसएस जो है ये मजबूती से योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ी हुई है। और जो आरएसएस की गोरखपुर के अंदर शिविर हुई थी, हो सकता है यहाँ पर उन्होंने योगी जी से मुलाकात कर उनको 2027 में होने वाले यूपी चुनाव का रोड मैप भी दिया हो। अब वो तो आने वाला भविष्य ही बताएगा, लेकिन मेरे आकलन से अगर देखूं तो मुझे नहीं लग रहा कि आने वाले भविष्य के अंदर यूपी के अंदर कोई बड़ा उलटफेर हो सकता है। इस वीडियो के अंदर मैंने आपको मोदी भगाओ योगी बचाओ, ये जो एक इंटरनल मूवमेंट यूपी के अंदर शुरू हुई थी यूपी चुनाव को लेकर, उस बारे में मैंने आपसे बात की। इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।